Hello everyone, welcome you all to Cognitive Academy. आज के सीरीज में KAS 2021 का एग्जाम जो कि 24 अक्टूबर 2021 को हुआ था, उसका हम पॉलिटी सेक्शन देखेंगे कि आपके जो पॉलिटी के सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उसमें क्या-क्या चीजें पूछी गई हैं। हमने करंट अफेयर्स देखा, ज्योग्राफी देखा, अब हम इसके अंदर आगे देखेंगे कि जो पॉलिटी का सेक्शन है उस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं एंड उसमें क्या जो है आपके आंसर्स करेक्ट आंसर्स जो है वो होने चाहिए. So let us start with the that polity section. Question number 47. Who headed the states committee for negotiating with states under the Constituent Assembly in making of Indian Constitution? Right? मतलब सीधा आपसे क्या पूछ लिया गया है, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी उसके कौन कौन से पर्सन थे जो कि चेयरमैन बने थे. ठीक है, तो उन चेयरमैन के ऊपर उन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया इसके ऊपर दे देती हूँ. टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को. प्रॉपर जो बनाया गया था वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था. फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था इसके अंदर. वाइस प्रेसिडेंट वॉज दी HC मुखर्जी. उसके अलावा जो हमारी इसके अंदर कितनी सारी चेयरमैन बने थे, बहुत सारी हमारी कमिटीज थी. तो कमिटीज के अंदर हमारे बहुत सारे चेयरमैन थे. कमिटीज जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, बहुत सारी हमारी कमिटीज थी. तो स्टेट्स कमेटी जो कि स्टेट्स के साथ नेगोशिएटिंग के लिए थी वो जवाहरलाल नेहरू ने हेड करी थी. जवाहरलाल नेहरू ने एक ये कमेटी हेड करी थी, चेयरमैन बने थे. और दूसरा बने थे वो यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन. एंड तीसरे वो बने थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड. राइट. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन सी कमेटी के बने थे, ये बने थे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी. ठीक है, एक तो वो बने थे स्टीयरिंग कमेटी के. ठीक है, एक वो बने थे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी. राइट. उसके बाद तीसरे पर्सन का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल. ये बने थे प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड. राइट, ये आपको सारे नाम जो याद रखने हैं. एवी ठक्कर ये भी बने थे. एवी ठक्कर कौन सी कमेटी के हेड बने थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज की कमेटी के हेड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है PIL के ऊपर. जरूर आप लोगों ने सुना होगा PIL, दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है. ठीक है, PIL का कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिल जाएगा, क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या बेसिक चीज है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर होना क्या चाहिए. आंसर इसका C है 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये PIL बेसिकली क्या चीज होती है. जो इंडिया में PIL के बारे में देखा गया था वो एक केस आया था. ठीक है, जस्टिस कृष्ण अय्यर के द्वारा एक केस आया था. जो केस था मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस. ठीक है, और इसको फाइनली जो है वो नया लेकर के आए थे जस्टिस PN भागवती. ये इसको लेकर के आए थे. तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ PIL जो है यूके में डेवलप नहीं हुआ, इंडिया में हुआ था. VR कृष्ण अय्यर, मैंने अभी आपको इनका नाम बताया, और PN भागवती वर द पायोनियर्स. एकदम करेक्ट. PIL जो है वो जस्टिस लेके आता है पुअर मासेस के लिए, बिल्कुल द पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड. ठीक है, और वहां से ये चीज है. और वैसे भी ये टर्म यूके से नहीं अमेरिका से ओरिजिनेट करती है. ठीक है, यूके इसका आंसर नहीं है. जितने भी पुअर है, रेशियल माइनॉरिटीज हैं, सिटीजन है जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज को देखना चाहते हैं, पॉल्यूशन हो गया, टेररिज्म हो गया, रोड सेफ्टी हो गया, वहां पर उसके लिए PIL फाइल की जा सकती है. ठीक है, नेक्स्ट कोऑपरेटिव एफर्ट है पेटिशनर टू सिक्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट. दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट. दिस मस्ट बी करेक्ट ओनली. ठीक है, next it is considered absolute necessary for maintaining the rule of law and meaningful realization of fundamental rights. एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है.
That's why all these four are correct, right? PIL is an important concept. Moving on, next topic. Scheduled tribes and, wait a second. Yes, Scheduled Tribes and Other Forest Dwellers Act. ये जो एक एक्ट आया था एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स का जो एक्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है 2006 का। ठीक है, इसमें ये पूछा गया कि बेसिकली ये एक्ट क्या था, राइट? ये एक्ट के बारे में आपसे पूछा गया कि इसमें क्या क्या चीजें बात की गई थी, इसमें क्या क्या बेसिक बेसिक चीजें थी। तो देखिए, पहली बात तो इसका जो आंसर है आपसे पूछी है नॉट करेक्ट, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट, इस पूरे एक्ट के अंदर बेसिकली क्या बात की गई थी कि जितने भी फॉरेस्ट राइट्स हैं उनको आप कैसे सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, जितने भी फॉरेस्ट में लोग रह रहे हैं फॉर दी जनरेशन, दे आर लिविंग अंडर दी एरिया, सेल्फ कल्टीवेशन करते हैं, और जितने भी अपने उनके राइट्स है वो सिक्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस एक्ट को प्रिपेयर किया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं, जो कि इंश्योर करता है कम्युनिटी के राइट्स मिलने चाहिए, लैंड का टेन्योर, फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और सेटलमेंट के अलावा अगर इनको कभी यहाँ से हटाया भी जाता है तो रिहैबिलिटेशन और सेटलमेंट इनको दी जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं करता, बाकी तीनों स्टेटमेंट इसमें एकदम करेक्ट है, राइट? मूविंग ऑन, नेक्स्ट आर्टिकल 343H, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 343H, सबसे पहले चीज तो आर्टिकल 343 किसके ऊपर बेस्ड है? सॉरी, 243। आर्टिकल 243 किस पे बेस्ड है भाई? आर्टिकल 243 हमारे पंचायत के ऊपर बेस्ड है। तो पंचायत जो है यहाँ पर टैक्सेस के ऊपर कलेक्ट कर सकती है, टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल, फीस, जो भी यहाँ पर लिखा गया उसके हिसाब से ये जो है वो सारी चीजें यहाँ पर कलेक्शन कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली। पंचायत यहाँ पर जो भी टैक्सेस होंगे, ड्यूटीज होंगी, उन सबको स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को असाइन कर सकती है इन चीजों के लिए। बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, बट छोटी सी इसमें मिस्टेक है कि सेंटर नहीं है, यहाँ पर स्टेट है। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है उसमें से ग्रांट्स एंड एड्स दी जा सकती हैं। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक इस क्वेश्चन में यहाँ पर की गई है, बाकी ये स्टेटमेंट दोनों ठीक है। ठीक है, 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? नेक्स्ट, हु सेड राइट्स आर पावर्स नेसेसरी फॉर द fulfillment of man's vocation as well as a moral being? आंसर इज TH ग्रीन। ये एक स्टेटमेंट है, ये सीधा डायरेक्टली स्टेटमेंट बोली गई थी राइट्स के ऊपर, वो आपको यहाँ पर आंसर करनी थी। क्वेश्चन नंबर 52, गवर्नर के ऊपर पूछा गया, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, 35 years ऑफ एज, ही होल्ड्स ऑफिस एंड ग्राउंड्स ऑफिस रिमूवल। सीधा क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। एग्जीक्यूटिव पावर बिल्कुल सही इनके हाथ में होती है, 35 years इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट, राइट? रिमूवल के ग्राउंड इसमें ले नहीं किए गए हैं। ठीक है, हमें कहीं नहीं बताया गया है कि जो गवर्नर ऑफ अ स्टेटस को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे है। इट इज अप टू द प्रेसिडेंट ओनली, राइट? तो दिस आंसर इज लाइक दैट। Again, next question number, I think we have to move on to question number 53, right? Question number 53 क्या है देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपसे अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया। ठीक है, 73rd आपको याद होना चाहिए, पंचायती राज है। 61 आपको पता होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज है। 52nd जो है आपका ये 10th शेड्यूल के बारे में है, और 86 आपका राइट टू एजुकेशन है। अब आप लोग इसको मैच करेंगे तो यू विल फाइंड द आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा कि कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है केएस ने, राइट? ओके, अब है पॉकेट वीटो ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है 3 तरीके की, एब्सोल्यूट, पॉकेट एंड सस्पेंसिव। हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन सी वीटो पावर नहीं है? क्वालिफाइड, वो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है। तो आपसे पूछा गया है इसके अंदर
पॉकेट वीटो के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन करेक्ट है, आपसे नॉट करेक्ट पूछिए, ठीक है। इसके अंदर पॉकेट का मतलब क्या है, अपनी जेब में डाल दिया। वो जो वीटो पावर यूज करी तो प्रेसिडेंट ने उस चीज को अपने जेब में डाल दिया, मतलब क्या क्या कोई एक्शन ही नहीं लिया उसके ऊपर। ना ही सी स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई, पावर ऑफ प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन, बिल्कुल सही बात, पॉकेट में डाल लिया। ना रेटिफाई किया, ना रिजेक्ट किया, ना रिटर्न किया, बस बिल को पेंडिंग कर लिया इंडेफिनाइट पीरियड के लिए, बिल्कुल सही। यहाँ पे मनी बिल और विदहोल्ड इज एसेट, देखिए मनी बिल वगैरह के केस में तो वीटो पावर लगती ही नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। और डी भी करेक्ट है। ज्ञानी जेल सिंह जो प्रेसिडेंट थे 1986 के, उन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के ऊपर इसको यूज किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर विल बी ए हियर। रूथ मनोरमा इज एन इंडियन वुमेन एक्टिविस्ट, ये जो है ये कौन से वर्क किसके लिए काम करती हैं, ये दलित वुमेन के लिए काम करती हैं, ठीक है। इनका वर्क ऑफ एरिया क्या है, दलित वुमेन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात आएंगे, क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन देखेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। 1923, 25, 36 एंड 55 में कौन कौन से एक्ट आए थे। देखिए बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, इसको सीधा सीधा मैच करके ही आपको दिया गया है। 1923 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक्ट आता है, ठीक है, जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अनटचेबल स्टूडेंट्स भी एक साथ बैठ के पढ़ेंगे और पब्लिक रोड्स एंड पब्लिक वेल सब एक साथ जो है सबके लिए ओपन रहेंगे। फिर टेम्पल एंट्री के ऊपर जो है सबको अलाउ कर दिया गया था और अनटचेबिलिटी के ऊपर ऑफेंस को खत्म कर दिया गया था, मतलब ऑफेंसेस लगा दिए गए थे, अनटचेबिलिटी खत्म कर दी गई थी। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो सारे ही ठीक है, आपस में करेक्टली मैच्ड है, ए विल बी दी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56। 57 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिट्स के ऊपर क्वेश्चन है। हमारी जो रिट्स होती हैं वो आर्टिकल नंबर 32 में मेंशन्ड है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल नंबर 32 में रिट्स को इशू करने की, वही हाई कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल नंबर 226 में इशू करने की। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स इशू करता है, सर्शरारी, हेबीज कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडेमस एंड क्यो वारंटो, ठीक है। इसको हम एक बार फटाफट से मैच कर लेते हैं। हेबीज कॉर्पस सबसे सिंपल जो है, अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर्स पेश करना है। प्रोहिबिशन की रिट हम क्यों लगाते हैं, प्रोहिबिशन लगाते हैं अगर हमें जो भी ओवरराइड करता हुआ नजर में आ रहा है तो उस केस में जो है हम वहां पर ये रिट लगा सकते हैं। सर्शरारी ट्रांसफर करने के लिए कोई केस को, और मैंडेमस फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए, ठीक है। और क्यो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। सो आप इसको जब मैच द फॉलोइंग करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 58, विच इंडियन प्रेसिडेंट वॉन अनअपोज्ड, ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज्ड जीत गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी इज दी राइट आंसर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रू द एग्जीक्यूटिव, कब पार्लियामेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है कंट्रोल ले लेती है। तीनों स्टेटमेंट सही है, आप पढ़ेंगे आपको रियलाइज होगा तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। पॉलिसीज एक्शंस लेने हो, क्वेश्चंस, डिस्कशन, मोशन, रिजोल्यूशन, इनके थ्रू भी, फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स के थ्रू भी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नरेश चंद्र कमिटी, नरेश चंद्र कमेटी जो अपॉइंट की गई थी उसका बेसिक मोटिव क्या था, देख सकते हैं आप, फिर से कमेटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नरेश चंद्र कमेटी हाई लेवल कमेटी थी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी जो अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर, इसको बिजनेस एथिक्स के ऊपर बेसिकली इसको बनाया गया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू के ऊपर इसको जो है वो डेवलप किया गया था, राइट। सो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट इज, ये आपका नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ये सारे आपके इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एफडीआई, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इंडेक्स, गिनी कोफिशिएंट, पाल्मा रेशो, इको टैक्स, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
फूड वेंचर, लियाना डेंसिटी, ये आपका बेसिक सारे स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद इकोनॉमिक्स एंड साइंस के। सो ये था हमारा पूरा पॉलिटी सेक्शन। आई होप आप लोगों के इसमें मैक्सिमम आंसर्स ठीक होंगे, एंड जिसके भी प्रॉब्लम है, नहीं क्वेश्चन इस बार पेपर अच्छा नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो यू कैन एनरोल इनटू आवर ऑनलाइन कोचिंग which is being start on 15th of November. Registration के लिए fees details and everything you can have the YouTube channel of us, and also you can contact on this given number, right? So thank you everyone for listening this lecture. Have a nice day.